बेंगलोर में अतुल नाम के शख्स ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। 24 पेजों के सुसाइड नोट में अतुल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर प्रताड़ना के काफी गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर कई सवाल जरूर खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ अतुल ही नहीं, कुछ और लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तरह का पहले कदम उठाया है। उसमें से एक है दिल्ली के रहने वाले अरविंद, जिन्होंने साल 2017 में खुदकुशी जैसा कदम उठाया था। इस वक्त अरविंद के भाई नितिन हमारे साथ मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। अरविंद के बारे में जानना चाहूंगा, कब उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया और इसके पीछे की वजह क्या थी? दिसंबर 2017 में उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। करीब 10 साल का उसका स्ट्रगल रहा। पूरी कोशिश के बावजूद अपनी पत्नी, जो कि पूर्व पत्नी थी, तलाक भी हो गया था, कि प्रताड़ना से छूट नहीं पाया। उसने उसको हर तरह से परेशान किया शुरू से, और इवन डाइवोर्स होने के बाद भी उसके ऊपर झूठा रेप का केस लगाया, जिसके अंदर वो जेल गया, जिसको बाद में बेल में रहा। और कब इस तरह की प्रताड़ना झेलते झेलते उसने अपने जीवन का अंत किया। अरविंद की बात की जाए तो कब उसकी शादी हुई थी, और जो सुसाइड नोट की आप बात कर रहे थे, 23 पेजों का सुसाइड नोट अरविंद ने लिखा था, उसमें क्या आरोप अरविंद द्वारा लगाए गए थे? 2009 में शादी की थी। वो भी उसने प्रेशर में शादी की थी। उसने उसको धमका के कि अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को रेप के केस में अंदर करा दूंगी, और तू तो अंदर जाएगा, साथ में तेरा परिवार भी अंदर जाएगा। तो उससे उस बात से, उसके टॉर्चर से परेशान होके उसके कहने पे उससे शादी कर ली। और शादी के तुरंत बाद ही उसने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा लगा दिया, जिसके अंदर वो जेल गया। फिर जेल से छूटने के बाद में वो अलग रहने लगे, और उससे वो मेंटेनेंस का पैसा लेने लगी। कई साल केस चलने के बाद में 2016 में उनका डाइवोर्स हुआ, जिसमें उसने 6 लाख रुपए में सेटल किया। उसके बावजूद भी वो उसके पीछे पड़ी रहती थी, बोलती थी कि तू अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी और का नहीं होने दूंगा, और नहीं होने दूंगी। उसके कारण से उसने उसकी कहीं और शादी नहीं होने दी, और कहीं शादी ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर उसने उस पर झूठा रेप का केस लगाया, जिसमें वो जेल गया, और जेल से फिर बाहर आया जमानत पे। अरविंद कब आपसे अलग हुआ था? क्या जब शादी हुई थी तब से वो अलग हो गया था, या फिर कुछ समय लगा था? और ये जो विवाद उत्पन्न होना स्टार्ट किया था दोनों के बीच में, क्या उसकी जानकारी आपको थी? क्या पता बताया गया था आपको? हमें तो उसकी शादी के कुछ समय बाद पता चला, पर हमें ये समझ आ गया था कि ये जब उस लड़की के संपर्क में आया, और उसके टॉर्चर की वजह से वो समझ गया था कि अगर मैं इसको अपने घर पे लेके आऊँगा तो आज नहीं तो कल ये मेरे परिवार को भी फंसा देगी। तो वो तब से ही अलग रह रहा था। 2009 से वो अलग रह रहा था। जब वो उसकी डाइवोर्स हो गया 2016 में, तब वो घर वापस आया। क्या इन दोनों का लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी, और कह सकते हैं तो ट्रैप मैरिज है ये। जहाँ पे लड़की रहती थी वहाँ पे इसका एक खास दोस्त रहता था, उसे आना जाना था, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। ये जब केस किया गया था अरविंद के खिलाफ, तो उस वक्त बता रहे हैं कि अरविंद जो है उसने वकालत भी शुरू कर दी थी, जो जानकारियां वो हासिल करना शुरू कर दिया था। तो अरविंद करता क्या था और वकालत उसने किस तरह से शुरू की थी? वैसे तो वो फिजियोथेरेपिस्ट था जब ये इस लड़की के संपर्क में आया और शादी हुई। पर जब वो जेल चला गया डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में, और सालों साल केस चलता रहा और छूट ही नहीं पाया। कई बार उसको अलग अलग नौकरियों के ऑफ़र आए, गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफ़र आया, और जब देखा कि इस कानून के चक्करों में फंसा रहेगा और निकल नहीं पाएगा, तो उसने सोचा कि मैं इस कानून को पहले समझता हूँ, पढ़ता हूँ। उसी कारण से उसने वकालत की। 3 साल तक वकालत करने के बाद खुद वकील बना, अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर कराया, और कानून की गहराई में जा कर के उसने उसकी लूप होल्स निकालने की कोशिश की, जिसमें वो कुछ जहाँ जहाँ उसको चांसेस थे उसने फंसना शुरू किया। जब उसको लगा कि लड़की को कि अब इसको और आगे खींचना मुश्किल है, तो उसने म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स एक्सेप्ट कर लिया। तलाक कब हुआ था उनका? नवंबर 2016 में डाइवोर्स हुआ। तो उसके बाद ये लोग आपस में कभी गए हो, मिले हो, कुछ बातचीत हुई हो, सलाह राजीनामा करने की कोशिश की गई हो? क्योंकि बता रहे हैं कि शादी के बाद रेप केस भी दर्ज करवाया गया था। वो कब करवाया गया था और क्यों करवाया गया था? दरअसल में जो उनका बच्चा था, एक लड़की, उसका बर्थडे था। ये उसके घर गया बर्थडे के लिए। इसी ने उसको झूठी झूठी बातों में कि बच्चा तुम्हें बहुत मिस करता है, तुम मिलते नहीं हो, कम से कम बर्थडे पे तो आ जाओ उसके घर पे। हाँ, तो उस बच्चे के बर्थडे पे गया था। तो वहाँ उसने बताया कि अब मैं सेटल हो रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। तो उसके बाद इस बात से वो बहुत भड़क गई, और उसके बाद ही इसने इसके ऊपर झूठा रेप का एलिगेशन लगाया। ये कब की बात है? और उसमें भी बड़े इंसिडेंसेस हैं। ये मई की बात है। 18 अप्रैल का बर्थडे होता है बच्चे का। उसके बाद इसने पहले तो उसके ऊपर झूठा रेप का एलिगेशन लगाया,
यहाँ घर के बाहर से पकड़ के ले गई थी एक दूसरे व्यक्ति की मदद से, और घर ले जाके उसने बोल दिया कि रेप का एलिगेशन, मतलब किसने मेरे साथ रेप किया है। तो पुलिस दोनों को उठा के थाने में ले गई, पूरी रात थाने में रहे, और बाद में उसने वहाँ राजीनामा कर लिया कि हाँ भाई ये अब लड़का तेरे साथ चला जाएगा, और उसने रेप की एप्लीकेशन वापस ले ली। जबकि ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति पहले रेप के एलिगेशन लगा रहा है, फिर उसी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है। उसके बाद इसने उसको 4 दिन तक अपने घर में बंद रखा। जब 4 दिन तक अरविंद घर नहीं आया वापस, तो हम पुलिस के पास गए। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि अभी शाम है, हम कल जाएंगे। अगले दिन जब रेड मारी पुलिस ने उसके घर पे, तो अरविंद को उसके ऊपर वाले कमरे में पूरा नंगा बंद करके रखा हुआ था। 4 दिन से उसको ना कुछ खाने के लिए दिया था, ना पीने के लिए दिया था। और वहाँ से अरविंद को बरामद करके थाने लेके आए, और जब थाने लेके आए तो पीछे से उसने वापस से कॉल कर दिया कि इसने मेरा रेप किया है, और उसके बाद उसको उल्टा जेल में डाल दिया। कौन से सन की बात है? ये 2017 की बात है। हाँ, 17 की बात है। ये एक्सट्रीम केसेस थे जिसमें वो जेल में गया, 4 दिन तक उसको भूखा प्यासा रखा, उसने उसका हर तरह का टॉर्चर करने की कोशिश के साथ उसके न्यूड वीडियोस भी बनाए जो रिकॉर्डेड थे फ़ोन में, जो बाद में उसने सब गायब कर दिया। सुसाइड नोट में अरविंद ने कुछ बातों का और जिक्र किया है। बात करें ऑफिस की, ऑफिस में झगड़ा हुआ, 32,000 रुपये का लेन देन भी हुआ, लैपटॉप की बात की गई, वो क्या पूरा मैटर है? और उस ऑफिस में जब एक पूरी चीज़ें हुई थी तो उसके बाद क्या अरविंद ने ऑफिस जाना छोड़ दिया था? 13 दिसंबर की बात है। ये ऑफिस गया, ये शाम को उसके ऑफिस पहुंची है। जब ये वहाँ से ऑफिस टाइम से बाहर निकला है तो इसके हाथ में बैग था जिसमें इसका लैपटॉप था, और 32,000 रुपये का कोई चेक था जो आगे किसी पार्टी को देना था, कंपनी ने उसको चेक दिया हुआ था। वो इनसे इनकी कोई बहस हुई तो वो उसका बैग छीन के भाग गई। तो ये उसको पीछे पीछे भी गया पर उसको पकड़ नहीं पाया, और उसने फ़ोन पे बात की कि तू मेरा बैग दे दे, मेरा लैपटॉप दे दे, मेरे को बड़ी परेशानी होगी, मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा। पर इसने उसकी एक नहीं सुनी और उल्टा उसको धमकी दे रही थी कि मैं तेरे को तेरी रेप की जो बेल है कैंसिल कराऊंगी, और बाकी की तेरी ज़िंदगी अब जेल में बीतेगी। ये जब ये सारी चीज़ें हुई, अरविंद उस दौरान आपसे बातचीत करता होगा, किस तरह की तकलीफ़ वो झेल रहा था, कब तक झेलता रहा, और आखिरी मोमेंट जब अरविंद निकला था अपने घर से, तब कहाँ और कब निकला था, क्या बता के निकला था? वो तो नॉर्मल अपने ऑफिस के लिए निकला था। उसकी शुरू से आदत थी कि जितनी परेशानी थी कोशिश करता था अपने तक ही रखे, परिवार पे ना आने दे। उसी के चलते शायद बात इतनी बिगड़ गई। अगर उसने शायद ठीक से डिस्कस किया होता तो हम भी शायद कोई और सॉल्यूशन ढूंढ पाते, पर उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कानून को भी खंगालने की कोशिश की, कहीं से कोई रास्ता निकलता हो, जबकि खुद लॉयर था। पर उसको समझ में आ गया था कि अगर एक महिला झूठ बोलने पे आ जाए तो कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपको बचा पाएगा। फिर अरविंद अपने सुसाइड नोट में कुछ बातों का जिक्र भी किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें उसने लिखा है कि मेरी मौत की जिम्मेदार सबसे पहले तो अंधा कानून, झूठा कानून है, और मेरी पूर्व पत्नी रिचा है। तो ये आरोप जो हैं वो इसमें सुसाइड नोट में अरविंद ने लगाए थे। भाई से ही बातचीत करते हैं। अरविंद ने ये चीज़ें लिखी हैं, क्या कानून से विश्वास उठ चुका था क्या अरविंद का? कोई अगर 10 साल तक स्ट्रगल करे, 2 बार झूठी एलिगेशन में जेल चला जाए, और उसको समझ में आया कि खुद वकील होते हुए भी वो कोई कानून का रास्ता ऐसा नहीं है कि एक झूठी महिला से छूट पाए, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को? हमारे देश में कोई सपोर्ट ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई झूठी महिला है तो कोई बच पाए, कोई नहीं बच सकता। वो आखिर इन्हीं चीज़ों से वो हारा। भले ही कारण वो महिला थी, पर असली कारण तो एक कानून है जिसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो लड़ाई है, या हम कोर्ट जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिल सकता आज की डेट में। भाई हमारा चला गया, सिर्फ एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल शायद हमारे देश का कानून जागेगा और आने वाले अरविंद अतुल को बचा पाएगा। 23 पेजों का सुसाइड नोट जो है वो अरविंद ने लिखा था, उसमें कई बातें लिखी गई। जब वो सुसाइड नोट सामने आया तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया था क्या? कोई एफआईआर दर्ज की थी, या फिर आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ गई? जब हम सुसाइड नोट लेके गए तो पुलिस ने बोला कि ये गुमशुदगी का मालूम मामला है, जब तक ये मिल नहीं जाता हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और 2 दिन तक हम रोज़ पुलिस के चक्कर काटते रहे, सुबह शाम, उन्होंने कुछ किया नहीं। बाद में जब सुसाइड हो गया उसके बाद भी 1 हफ्ते तक हम चक्कर काटते रहे, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार हमें एक प्रोटेस्ट मार्च निकालना पड़ा, जिसके बाद में फिर हायर ऑफिशियल्स ने इस मामले की जांच की। उनको समझ में आया कि लोकल पुलिस में इसमें कई लूप होल्स हैं। फिर ये मामला स्पेशल ब्रांच को दिया गया, वहाँ से जा कर के मामला
उसको 5 महीने इंक्वायरी के बाद में फिर लड़की को जेल भेजा। जो एक्स पत्नी है उसकी उसको अरेस्ट किया गया इस हाँ, 5 महीने बाद उसको जेल। केस की क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है केस या फिर अभी खत्म हो चुका है? 7 साल हो गए हैं, अभी तक बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही है, थोड़े बहुत विटनेस हुए हैं, बहुत लंबी लड़ाई है। हमें उम्मीद नहीं है कि आसानी से हम कुछ इससे निकाल पाएंगे। बहुत बहुत मतलब देश का कानून ऐसा है कि चक्कर काटते हुए आप थक जाओगे। हमारे पिताजी चले गए जो मेन कंप्लेंट थे, पर अभी तक कुछ ऐसा राहत नहीं है। अरविंद की माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से अरविंद ने ये कदम उठाया, आपसे बातचीत करता होगा, कभी बताया उसे कि किस तरह की तकलीफ से वो गुजर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, या कभी बता नहीं पाया आपको कुछ भी? कभी नहीं बताया बेटे। मैंने तो ये भी कहा एक दिन कि रीचा ठाकुर का घर मेरे को दिखा दे 10 साल में। नहीं मम्मी तुम क्या करोगी, नहीं ले गया मेरे को। लेकिन उससे महसूस होता था कि वो बहुत परेशान है। ऐसी ऐसी बातें करता था कि मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। 2 बार इसने जेल भेज दिया उसको। देखो एक बार इन्होंने दहेज लिया, हमारे घर पुलिस आई तो सब उसने खकोड़ा वकोड़ा, अभी देख लो दहेज कहाँ है। दहेज होता हम तो इसके बीच में भी नहीं आए शादी में, और हमारी तो कोई फैमिली का ही नहीं था। क्या लगता है कि अगर अरविंद की बात सुनी जाती तो शायद आज वो जीवित होता, आप लोगों के बीच में होता? हाँ बेटे, उसकी कानून ने भी कभी नहीं सुनी, रीचा ठाकुरी की सुनी, और उससे वो बहुत परेशान आया कि पहला मेरे मरने का जिम्मेदार तो कानून है, दूसरी रीचा ठाकुर है। उसे बस ये कदम उठाना पड़ा। केस अभी भी चल रहा है, उम्मीद कितनी कर रहे हैं, क्या इंसाफ मिलेगा अरविंद को? बेटे उम्मीद पे ही हैं हम तो। देखो 7 साल हो जाएंगे अरविंद को 15 दिसंबर को। ये इसी उम्मीद पे है कि कानून उसे इंसाफ दे। वो 10 साल तक उस लड़की का साथ रखा उसने, और हमेशा उसे सताती रही। वो तो ये देखता था कि मैं तो ये अपनी पत्नी मानता हूँ, लेकिन वो उसे कभी और पुलिस वाले को बुलाती थी, रैप्टा लगाती थी, थाने में भी पहुँचा देती थी। और जिस टाइम इसने उसके बाद उसका जब तलाक हुआ उसमें 16 में, तो ये मंदिर जा रहा था, तो वहीं से एक गाड़ी इसने लेके उसे कह रही थी ये मेरा अंकल है, और वो पीछे लगा दी अरविंद के, और उसने उसके पेट में लात मारी अरविंद के उसके अंकल ने, और इसे उसमें गाड़ी में बैठा लिया। और ये तो मंदिर गया था कि मंगल का व्रत करता था कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। तो 7 बजे निकला, 9 बजे बज गए, फिर अरविंद का फोन आया कि पापा आ गए दुकान से। इसके पापा ऐसी रिटायर होने के बाद अपने घर पे ही दुकान है, वो अभी भी है, दुकान पे बैठे थे। हाँ जब भी इसके पापा घर आए थे, हाँ बेटे घर तो आ गए, न पापा को फ़ोन दो। मैंने फ़ोन दिया तो कहता पापा मेरे को तो रीचा ठाकुर ने ना यहाँ थाने में बैठा लिया। करी हम हैरान रह गए कि तलाक होने के बाद फिर रीचा ठाकुर का क्या कहानी है कि इसके अंकल ने मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे को लात मारी और उसमें गाड़ी में बैठा लिया और मैं थाने में बैठा हूँ। मतलब यानी कि अगर पुलिस उस टाइम पर आपकी मदद करती तो शायद ये चीजें नहीं होती। आज कहीं ना कहीं अरविंद की कमी खलती हुई नजर आती है आपको? हाँ जी, हमें तो जिंदगी भर हर समय हम तो फोटो भी नहीं टांग पाते हैं इसकी। जब इसका फोटो देखते हैं ना तो बस हमें बहुत सारी यादें ताजी हो जाती हैं, आंखों से आंसू नहीं रुकते। और देखो मेज से ऐसे बंधवा दिया था इसने, और फिर रेप का 3 दिन इसने 4 दिन अपने घर में बंद रखा। उसने ऐसी दाढ़ी बढ़ गई, कह रही मेरे को कोलगेट भी करने का मौका नहीं दिया, ना खाने को ना पीने को दिया। और जो ऐसे उसमें निकाला था कच्चे में इसे नंगा। तो ये अरविंद की माँ हैं और भाई हैं जो कि आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे हाथ में आपको वो 23 पन्नों का वो सुसाइड नोट नजर आएगा जो कि अरविंद ने अपनी मौत से पहले लिखा था, और उसमें हर एक वो बात, हर एक उस चीज़ का जिक्र किया है जिसको लेकर वो परेशान चल रहा था। उसने अपनी पत्नी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, किस तरह से वो परेशान हो रहा था, उसको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, वो सारी बातें सुसाइड नोट में लिखी गई है। और आज परिवार वाले इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।